सवाल खैर दोस्तों, मैं हूं आदिल खान आजाद। आज है 19 नवंबर 2025 और आप देख रहे हैं आजाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट मॉर्निंग न्यूज। इस शो में आज आपको दिखाएंगे लेबनान में फिलिस्तीनियों पर हमला, इसराइली एयर स्ट्राइक में ऐन अल हिलवे कैंप के 13 फिलिस्तीनी हलाक। लेबनान में फिलिस्तीनी कैंप्स पर हमले के बाद गुस्से का तूफान, रात भर सड़कों पर हुआ प्रोटेस्ट। अमेरिका और हमास के लीडर खलील अल हैया करेंगे सीधी और सबसे अहम मुलाकात, सभी अरब ममालिक को किया साइडलाइन। व्हाइट हाउस में ट्रंप और एमबीएस की हाई पावर मुलाकात, पैसे, ताकत और नए मिडिल ईस्ट मॉडल की दिखी ताकतवर झलक। अमेरिका और सऊदी अरब के बीच न्यूक्लियर और F-35 मेगा डील, सऊदी को मिलेगी नई हवाई और एटमी ताकत। सऊदी अरब को F-35 मिलने से इसराइल में टेंशन, आईडीएफ बोली हमारी एयर सुपीरियरिटी खतरे में। और यूनाइटेड नेशंस सैंक्शंस पर यमन का गुस्सा, अंसर अल्लाह मूवमेंट ने कहा ये सामूहिक सजा और आर्थिक घेराबंदी है। शुरुआत करते हैं इस शो की लेबनान पर हुए एक बड़े हमले की खबर से। लेबनान का सैदा सुलग उठा। इसराइली स्ट्राइक ने आयन अल हिलवे कैंप में 13 फिलिस्तीनियों की जान ले ली। जी, लेबनान में ये फिलिस्तीनियों पर किया गया हमला था। गजा में तो सीज फायर हो गया, लेकिन लेबनान के सदन शहर सैदा में मौजूद फिलिस्तीनी रिफ्यूजी कैंप आयन अल हिलवे पर स्ट्राइक की भारी एयर स्ट्राइक में 13 लोग हलाक, कई जख्मी हुए हैं। लेबनान की हेल्थ मिनिस्ट्री ने 18-19 नवंबर की देर रात इसकी तस्दीक की कि हाँ, ये हमला हुआ और इतने लोग हलाक हुए हैं। इसके अलावा भी बड़ी खबरें हैं। सरकारी एजेंसी एनएनए के मुताबिक इसराइल ने 3 मिसाइलें एक सेंटर पर दागी, दर्जनों जख्मी शहर के हॉस्पिटल्स में दाखिल हैं। ब्लड डोनेशन की अपीलें हर तरफ की जा रही हैं और इसराइली फौज का दावा है कि हमने कैंप के अंदर मौजूद हमास के मेंबर्स को निशाना बनाया है। ये फैसिलिटी इसराइल के खिलाफ हमले प्लान करने में इस्तेमाल हो रही थी। हमले प्लान करना, हमला हो सकता था, ये कह के हर जगह खुद हमला कर देता है इसराइल। लेकिन हमास ने इस ऐलान को सीधा झूठ और शहरी आबादी पर हमला करार दिया है। साथ ही कहा है कि लेबनान की सरहद और सल्तनत की खुल्लम खुल्ला पामाली की गई है। फ़लस्तीनी रेजिस्टेंस मूवमेंट हमास का दो टूक कहना है कि लेबनान के फ़लस्तीनी कैंप्स में हमारा कोई मिलिट्री इंस्टॉलेशन नहीं है। इसराइल के दावे सिर्फ प्रोपेगेंडा है। हमने तो खुद ही अपने दोस्तों देखा था, अभी 2 महीने पहले ट्रक भर भर के हमास के लोगों के पास जो हथियार भी थे वो सरेंडर करवा लिए गए थे लेबनान में। कैंप की तंग गलियों में अब भी धुआं और चीख फैली हुई है और सैदा पूछ रहा है पनाह लिए हुए लोगों तक भी जंग का पीछा क्यों नहीं छूटता। आपको बता दें दोस्तों, लेबनान में बड़ी तादाद में, बल्कि लाखों की तादाद में फ़लस्तीनी रहते हैं। लेबनान में फ़लस्तीनी कैंप्स पर इसराइली हमले में 13 लोगों के मारे जाने के बाद आम लोगों में बेहद गुस्सा है। फ़लस्तीनियों के साथ साथ लेबनानी भी सड़क पर उतर आए। लेबनानी और फ़लस्तीनी लोग सड़कों पर जब आए तो ऐन हिलवे कैंप में हमला हो चुका था। ज़ायनी हमले और कत्लेआम के खिलाफ लोगों का गुस्सा खुलकर फूट पड़ा। भीड़ ने रात भर जुलूस निकाले जिनमें मारे गए बेगुनाहों के लिए दुआएं और इसराइल के खिलाफ सख्त नारे गूंजते रहे। मौके पर मौजूद लोगों के मुताबिक इसराइली स्ट्राइक ने भीड़ भाड़ वाले स्पोर्ट्स फील्ड को निशाना बनाया। 3 मिसाइल हमलों के बाद मैदान लहूलुहान हो गया। दर्जनों लोग जख्मी हालत में चीखते चिल्लाते एम्बुलेंस की तरफ भागे। सिडोन और उसके आसपास के इलाकों में अस्पताल भरे पड़े हैं। खून की कमी को लेकर हड़कंप मचा है। कई जख्मी अब भी नाजुक हालत में आईसीयू में हैं। प्रोटेस्टर्स का कहना है कि हमला सिर्फ ऐन अल हिलवे कैंप पर नहीं हुआ, बल्कि पूरे फ़लस्तीनी वजूद पर हुआ है। ये जो कैंप है ये फ़लस्तीनियों का कैंप है लेबनान की ज़मीन पर। गुस्से में डूबे हुए लोग वार्निंग दे रहे हैं कि अगर ऐसे हमले जारी रहे तो लेबनान में हालात और भड़क सकते हैं और इसराइल इस इलाके में तनाव की नई आग भड़का सकता है। गजा में फ़लस्तीनियों की सेल लगी है और उन्हें बेचने वाले हैं आईडीएफ के घिनौने और बेशर्म और नफरती फौजी। फॉर सेल हिब्रू ज़ुबान में यही कैप्शन है इस हिला देने वाली तस्वीर का, जिसमें एक फ़लस्तीनी बंधी हुई हालत में दिख रहा है। उसके हाथों में जो है वो प्लास्टिक वाली जो आपको हथकड़ी टाइप जो होती है वो है, और दूसरा आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। एक इसराइली सोल्जर ने फ़लस्तीनी कैदी की तस्वीर डालकर ऐसी शेखी बघारी जैसे इंसान नहीं कोई सामान हो जिसे बेचा जा रहा हो, जिसकी सेल लगी हो। दोस्तों, गजा की बर्बादी के बीच ये तस्वीर सोशल मीडिया पर तैरती दिखी। एक इसराइली सिपाही का कैमरा, सामने बंधा हुआ फ़लस्तीनी कैदी और ऊपर कैप्शन फॉर सेल। मतलब जंग के नाम पर जो जुल्म चल रहा है वो अब तस्वीरों
और तंज में भी खुलकर बेचा जा रहा है। ये सिर्फ एक पोस्ट नहीं थी, ये उस सोच की निशानी थी जो गजा के इंसानों को कैदी नहीं माल समझती है और दुनिया वो बस देख रही है। हमास से अमेरिका की सीधी मीटिंग होगी, सबको किनारे कर दिया गया है और तुर्की में ये मीटिंग जब होगी तो सबसे अहम शर्त पर बात होगी। यूएस के स्पेशल एनवॉय स्टीव विटकॉफ आज इस्तांबुल में हमास के सीनियर ऑफिशियल लीडर खलील अलहिया से मुलाकात करेंगे। ये बात एक अरब डिप्लोमेट ने द टाइम्स ऑफ इसराइल को बताई है। मुलाकात का मकसद गजा सीज़फायर को बरकरार रखना और टूटने से बचाना है। ये विटकॉफ और खलील अलहिया के बीच दूसरी सीधी मुलाकात होगी। इससे पहले 9 अक्टूबर को इजिप्ट में हुए समझौते से कुछ घंटे पहले विटकॉफ और ट्रंप के एडवाइजर जैरेड कुशनर ने हमास की सीज़फायर नेगोशिएशन टीम से मुलाकात की थी। विटकॉफ का दावा है कि उस मीटिंग में हमास के लीडर्स ने डिसआर्म होने का वादा किया था, यानी सरेंडर करने का, अपना हथियार डालने का वादा किया था, जबकि हमास बार बार पब्लिकली कह चुका है कि वो हथियार नहीं छोड़ेगा। यही वो सबसे अहम शर्त है जिसमें अब होने जा रही मुलाकात में डिस्कशन होना है। क्या हमास अपने हथियार डाल देगा? ये सवाल है जिसका जवाब शायद आज मिल जाए। इस प्लान की खबर सबसे पहले न्यूयॉर्क टाइम्स ने दी थी, जबकि डेट और लोकेशन का खुलासा चैनल 12 ने किया। वॉशिंगटन इस मीटिंग को लेकर बड़ी दिलचस्पी दिखा रहा है। ये साफ इशारा है कि अमेरिका अब इजिप्ट, कतर, टर्की इन जैसे पुराने मीडिएटर्स को साइड में रखकर हमास से सीधे लाइन बनाए रखना चाहता है। अब आज की सबसे बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। दोस्तों, कल रात एक ऐसी मुलाकात हुई जिस पर सारी दुनिया की नजरें थीं, इसराइल से लेकर ईरान तक भी। ट्रंप ने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की मेज़बानी की और ये बैठक सिर्फ तस्वीरें नहीं, ताकत, पैसा और नया मिडिल ईस्ट मॉडल दिखा गई। बेहद शानदार तरीके से एमबीएस का खैर मकदम हुआ। ये रियाल की ताकत थी। व्हाइट हाउस ने मोहम्मद बिन सलमान के लिए रेड कारपेट बिछाया, मार्चिंग बैंड, झंडे उठाए घुड़सवार और ऊपर से मिलिट्री फ्लाईओवर। ये सब उस वक्त हुआ जब एमबीएस साउथ पोर्टिको से अंदर पहुंचे। ये सब रियाल की ताकत है। फिर कहूँगा, ट्रंप को सऊदी की दौलत चाहिए और सऊदी को अमेरिका से ताकत और सिक्योरिटी। ट्रंप ने क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का जिस ठाट से वेलकम किया, वो साफ दिखाता है कि अमेरिका और सऊदी अरब के रिश्ते अब नए दौर में दाखिल हो चुके हैं और उसकी बुनियाद है पैसा, टेक, इन्वेस्टमेंट और स्ट्रेटजिक डील्स। ओवल ऑफिस में दोनों ने मीडिया से बात की। बातें घूमती रहीं बिजनेस, एआई, टैग, पार्टनरशिप्स और आने वाले अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट डील्स के इर्द गिर्द। गजा की तबाही और मिडिल ईस्ट के ऑनगोइंग क्राइसिस भी इस मुलाकात में शामिल रहे, लेकिन ज़रा पीछे धकेल दिए गए, जैसे एजेंडा पर कहीं नीचे लिखे हों। सबसे बड़ा बयान आया जब एक जर्नलिस्ट ने पूछा, क्या अमेरिका सऊदी अरब डिफेंस डील हो गई है? तब ट्रंप ने जवाब दिया, वी प्रिटी मच हैव, वी हैव रीच्ड एन एग्रीमेंट ऑन दैट। यानी डिफेंस पैक्ट लगभग पक्का है। लगभग सऊदी अरब और अमेरिका के बीच डिफेंस पैक्ट पक्का है और ये एक ऐसा सिग्नल है जो ईरान से लेकर इसराइल तक सबको चौंका देने वाला है। पूरी दुनिया की निगाहें इस मीटिंग पर लगी थीं और ये रात जियोपॉलिटिक्स का नक्शा खामोशी से बदल गई। सऊदी अरब को अब न्यूक्लियर से लेकर हवाई ताकत सब कुछ मिलेगा। अमेरिका और सऊदी अरब ने मंगल की रात को क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के दौरे के दौरान सिविल न्यूक्लियर एनर्जी और F-35 वॉर प्लेन्स की बिक्री पर अहम समझौते पर दस्तखत किए। ये जानकारी व्हाइट हाउस ने दी। सिविल न्यूक्लियर एनर्जी में बिजली बनाने और बाकी सिविल यूजेस के लिए है, कोई हथियार बनाने की बात नहीं होती है। बयान के मुताबिक दोनों मुल्कों ने जॉइंट डिक्लेरेशन को मंजूरी दी जो आने वाले दशकों के लिए अरबों डॉलर की न्यूक्लियर एनर्जी पार्टनरशिप का कानूनी ढांचा तैयार करता है। व्हाइट हाउस का कहना है कि ये डील सख्त नॉन प्रोलिफरेशन स्टैंडर्ड्स के अंदर होगी, यानी सऊदी अरब को न्यूक्लियर बम बनाने की इजाज़त नहीं होगी, ना यूरेनियम एनरिच करने की। इसके साथ ही अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा डिफेंस सेल पैकेज भी अप्रूव किया है जिसमें आगे चलकर सऊदी अरब को F-35 एडवांस फाइटर जेट्स की सप्लाई शामिल है। वॉशिंगटन के ओवल ऑफिस से एक बड़ा स्टेटमेंट निकला है। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने साफ कहा है कि सऊदी अरब इसराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन चाहता है, लेकिन फिलिस्तीन के लिए 2 स्टेट सॉल्यूशन का क्लियर पाथ जरूरी है। एमबीएस ने ट्रंप के साथ बैठकर व्हाइट हाउस के अंदर कहा, हम अब्राहम अकॉर्ड्स का हिस्सा बनना चाहते हैं, लेकिन
हो सकता है कुछ लोग आपको ये ना बताएं, लेकिन साथ ही MBS ने कहा, लेकिन साथ ही हमें फिलिस्तीन के 2 स्टेट सॉल्यूशन की साफ साफ गारंटी चाहिए। उन्होंने बताया कि सऊदी अरेबिया इसराइलियों के लिए भी अमन चाहता है और फिलिस्तीनियों के लिए भी, और सऊदी अरब ऐसे हालात बनाना चाहता है जहां दोनों कौमें एक दूसरे के साथ अमन से रह सकें। ये बात ऐसे वक्त में आई है जब लंबे वक्त से सऊदी अरेबिया की पोजीशन यही रही थी कि बिना फिलिस्तीनी रियासत के इसराइल से रिश्ते ठीक नहीं होंगे, और यही लाइन MBS ने व्हाइट हाउस में बैठकर दोबारा से मजबूती से रख दी है, वो भी डोनाल्ड ट्रंप के सामने, जिसमें साफ हो गया है कि जब तक आज़ाद फिलिस्तीन नहीं बनेगा तब तक सऊदी अरब इसराइल को तस्लीम नहीं करेगा। इसी मीटिंग में MBS ने एक और बड़ा ऐलान किया। सऊदी अरब अमेरिका में अपने इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ाकर $1 ट्रिलियन तक ले जाएगा, यानी नॉर्मलाइजेशन टॉक्स के साथ साथ फाइनेंशियल और स्ट्रेटेजिक डील्स भी तेज हो रही हैं, और वॉशिंगटन रियाद एक्सेस एक नए मोड़ पर पहुंच चुका है। सऊदी अरब से इसराइल की हवा खराब है। IDF को सऊदी अरब को जो मिलने जा रहा है उससे खुला एतराज है। इसराइली फौज ने साफ साफ कहा है कि अमेरिका अगर सऊदी अरब को F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट्स भेजता है तो इसराइल की रीजनल एयर सुपीरियरिटी को सीधा नुकसान होगा, यानी हवा में जो भूकाल इसराइल का था वो खत्म हो जाएगा। अब तो 2 लोग हो जाएंगे इनके पास F-35 होगा। IDF ने एतराज़ एक ऑफिशियल पोजीशन पेपर की शक्ल में सियासी क़यादत को सौंपा है अपनी इसराइल की। पेपर में बताया गया कि F-35 की ये डील पूरी हुई तो मिडिल ईस्ट का हवाई बैलेंस बदल सकता है। कल ही अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने यह तस्दीक कर दी कि वॉशिंगटन सऊदी अरब को ये एडवांस जेट्स बेचने जा रहा है। डील पास होने के बाद पहले जहाज़ों का पहला बेड़ा पहुंचने में कम से कम 7 साल लगेंगे। इसराइल की हवा जो है अभी से खराब है। वायनेट की रिपोर्ट के बाद IDF ने भी कंफर्म किया कि एयरफोर्स ने इस मुद्दे पर अपनी पोजीशन सियासी लीडरशिप को दे दी है। यमन पर यूनाइटेड नेशंस की पाबंदियां फिर से बढ़ गई हैं और अंसार अल्लाह मूवमेंट भड़क उठा है, यानी कि हुथीस। आज सियासी ब्यूरो ने बल्कि कल एक सख्त बयान जारी करते हुए कहा कि ये सैंक्शंस यमनी आवाम पर सामूहिक सजा और इकोनॉमिक ब्लॉकेट को और ज़्यादा सख्त करने की कोशिश है। अंसार अल्लाह मूवमेंट का यानी हुथीस का कहना है कि यूनाइटेड नेशंस एक तरफ अमन की बात करता है, दूसरी तरफ वॉशिंगटन और कोएलिशन ऑफ एग्रेशन की लाइन पर चलकर यमन को दबाने का काम कर रहा है। उन्होंने पूछा क्या यह गजा सपोर्ट की सज़ा है, और क्लेम भी किया हाँ ये गजा को सपोर्ट करने की सज़ा है। बयान में इस फैसले को यमन की गजा के हक में खड़ी पोजीशन का बदला बताया गया। ग्रुप का कहना है कि ये एक नाकाम और बौखलाई हुई कोशिश है, क्योंकि यमन फ़लस्तीनी मुकदमे से या फ़लस्तीन के मुद्दे से पीछे हटने वाला नहीं है। अंसार अल्लाह मूवमेंट ने दोहराया कि फ़लस्तीन के साथ उनका स्टैंड उसूल का मामला है और इस पर कोई समझौता नहीं होगा। और कुछ खबरें यहाँ से। तस्नीम न्यूज़ एजेंसी की खबर कहती है कि ईरान की जो बासिज फोर्स है वो कुछ नए ड्रोन्स जो हैं अनवील करने जा रही है, और इसके अलावा भी कुछ सिक्योरिटी इक्विपमेंट्स हैं उनको भी अब ईरान की आर्मी को सौंपने जा रही है। लगातार बासिज फोर्स जो है वो नए इक्विपमेंट्स, मिलिट्री इक्विपमेंट्स बनाने पर काम कर रही है। इसके अलावा सूडान से खबर ये है, सूडान की आर्मी ने क्लेम किया है कि उन्होंने कोर्दोफान रीजन में जो नए क्लैशेस हुए हैं RSF के साथ, उसमें एक बड़ी कामयाबी हासिल की है, और कहा है कि रैपिड सपोर्ट फोर्सेस की जो है काफ़ी फ़ौजी भी लड़ाके भी मारे गए हैं, और कई इलाके जिस पर RSF ने कंट्रोल जमा लिया था, छोटे छोटे इलाके, वो वापस कब्जा लिए गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।